नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का पार्थ एकेडमी के आपके अपने ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आने वाली सभी परीक्षाओं में एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस में रेलवे की सभी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आज इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को। टॉपिक अभी हमारा चल रहा है जिसका नाम है, काफी शानदार टॉपिक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। हर परीक्षा में 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को काफी स्टूडेंट्स छोड़कर आते हैं, पर हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए हम इस श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी उन टॉप 20 क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में आना तय है। तो दोस्तों, अब एग्जाम से डरने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी सेशन से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और इन नोट्स को समय समय पर आप पढ़ते चलिए। यकीन मानिएगा, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम्स में यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार रेलवे पार वाली सीरीज है और इस सीरीज को आपको बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर जरूर देखें, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, इस बार हमें कैसे भी करके कैसी भी कंडीशन में पढ़कर आपको इस बार एग्जाम निकालना है और आपकी एग्जाम को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। आप लोग यहाँ पर पढ़ाए गए जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते चलिए। तो दोस्तों, बिना देर की हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे और हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, ये क्वेश्चन था और आप सभी ने इसका मुझे बहुत ही अच्छा और प्यारा जवाब दिया था। आप बहुत ही अच्छे से मुझे जवाब देते हैं, काफी डिटेल नोट्स के साथ में जवाब देते हैं। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि जंग लगी एक कील हुए और जंग लगे लोहे की कील का भार क्या होगा। तो आप सभी ने इस प्रोसेस को पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन में काफी अच्छे से पढ़ा है। केमिस्ट्री का डर बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं सीधा कॉपी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कोई लोहे की कील है और उसके अंदर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो इस रस्ट की गई कील के अंदर क्या होगा। देखिए, मैंने आपसे बोला है कि जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया मानी जाती है। जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन मानी जाती है। और जब जंग लगती है तो आप लोगों को इसका रिएक्शन पता होगा कंप्लीटली कि इसके अंदर 3O2 और यहाँ XH2O ऐड होता है। अगर हम लोग इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो जंग लगने के बाद में जब ये तीनों कंपाउंड मिलते हैं, देखिए यहाँ पर आयरन अकेला नहीं होगा, जब इसके साथ में ऑक्सीजन और पानी जुड़ जाता है तो यहाँ बनेगा Fe2O3.XH2O यानी फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक फेरिसोफेरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है आयरन का, और आयरन का कंपाउंड जब बनता है तो उसका जो वेट होगा पहले क्या होगा, बढ़ेगा। जंग लगने के तुरंत बाद में आयरन का वजन होगा पहले बढ़ेगा और कुछ समय के उपरांत ये वजन घट जाता है, पर यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको बताना कि बिना जंग लगी उसी कील के भार से कम होता है, तो कम नहीं होगा डियर, यह वजन पहले बढ़ता है क्योंकि एक फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। अगला दिया है कि बिना जंग लगी उस कील के भार से अधिक होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है कि जब जंग नहीं लगी कील है, अगर जंग लगी कील से उसका हम कंपेयर करें तो उसका भार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होना है, बिना जंग लगी कील उस कील के भार के बराबर होगा, बराबर भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोगों के लिए रहेगा ऑप्शन नंबर 2, और आप सभी ने इस प्रश्न का मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया था। सभी को जवाब देना होता है। तो चलिए, देर ना करते हुए आज का पार्ट 3 हम शुरू कर लेते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आज के टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे जो सीधे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बिना देर किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा और पूछा गया है कि जंग के बारे में गलत कथन को आप लोगों को मुझे समझाना है कि जंग के बारे में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रस्ट। अब आपको मैंने यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रख दिए हैं। फिर से देखिए, वो बताया गया है कि जंग के बारे में गलत स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर बताना है। पहला ऑप्शन देखा है कि रस्ट एंड आयरन हैव सिमिलर कंपाउंड। जंग और लोहे में
समान घटक होते तो क्या ये सही बात है? जंग लोहा नहीं है, यानी रस्ट इज नॉट आयरन। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन या जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण प्रक्रिया। जहां तक मैंने आपको जंग समझाया है, आप सभी ने ये समझा होगा कि ऑप्शन नंबर सी अगर हम लोग देखें कि रस्टिंग इज अ केमिकल चेंजेस, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, ये सही स्टेटमेंट है। जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी जंग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने वाले हैं हमारे लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को हम लोगों को पहचानना था, तो हमारे पास बचा है कि रस्ट इज नॉट आयरन, यानी जंग लोहा नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे Fe को और हम लोग इसका कंपाउंड देखेंगे जंग का Fe2O3 डॉट X2, यानी कि पानी का अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर फेरिसोफेरिक ऑक्साइड है और यहाँ पर केवल और केवल आयरन है। तो आप लोग यहाँ कह दोगे कि क्या इन दोनों में सिमिलरिटी होते हुए दिखाई दे रही है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल आयरन है और यहाँ आयरन का एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसका वजन भी बढ़ जाता है। इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाता है? लाल भूरा। तो जंग का कलर भी लाल भूरा होता है, इस बात को आपको समझना है। पहला ऑप्शन हमारे लिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा कि रस्ट इज नॉट आयरन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जंग और लोहे में समान घटक होते, तो बिल्कुल भी गलत सही स्टेटमेंट ये नहीं होगा, पूर्णतः गलत स्टेटमेंट होना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आयरन और आयरन के कंपाउंड में यहाँ पर कुछ किसी भी प्रकार की सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम वेट की बात करें तो वेट भी इसका चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए जो सही स्टेटमेंट हो जाने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। आपको इसी प्रकार से प्रश्नों के बारे में समझना है। मैंने आपसे कहा है कि यदि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, हर एक टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपका रिजल्ट भी क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि आपको पता है कि जंग लगती क्या है, जंग कैसे लगती है, जंग का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जंग से पूछा गया किसी भी प्रकार का प्रश्न आप इजीली बना सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट भी आपके इजीली क्लियर होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है कि यहां पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की श्रृंखला में, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो नीचे यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, तो एक रिएक्शन हमारे सामने है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर Fe है सॉलिड फॉर्म में, और वही CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ये इक्वस फॉर्म में है, जली विलयन है। इक्वस का मतलब होगा यहाँ पर जली विलयन दिया गया है। तो आप जब इसके प्रोडक्ट देख रहे हो तो आयरन सल्फेट यहाँ पर बन जाता है एक्वस, यानी कि जो आयरन यहाँ पर अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में था, इसने इसके इस कॉपर को क्या कर दिया है? रिप्लेस किया है। देखिए, कॉपर को रिप्लेस इसलिए किया है कि आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा। सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिव सीरीज में इसका जो स्थान होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो इस बात को आप समझ गए। पर आप यहाँ पर देखोगे कि आयरन यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में था, और अगर यह सल्फर और ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं इस आयरन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है। तो 0 से +1 पर आना, यानी कि आयरन ने अपना खुद का यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाया, खुद का ऑक्सीकरण करवाया। फिर हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर जो है ये सिंगल फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ कॉपर प्लस के फॉर्म में था, +2 के स्टेज में होगा, और यहाँ पर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में आ गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, यानी कॉपर सल्फेट का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आप इस बात को जानते हैं, यानी रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और ये हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो आयरन होगा इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो ये सेशन सभी के पास कैसे पहुंचेगा? और अगर ये ऐसे सेशन सभी के पास नहीं पहुंचे तो काफी बच्चे ऐसे प्रश्नों से दूर रह जाएंगे, जो आप लोगों को देखना जरूरी है। हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट सभी को प्रोवाइड कर सके। यहां पर आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। यहां पर बोला गया है कि आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लोहा यहां अपचायक है? अपचायक है। देखिए, यहां पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यहाँ ये लोहा जो होगा ये क्या होगा? अपचायक ही होगा, क्योंकि अपचायक की तरह ये काम कर रहा है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ हमें गलत स्टेटमेंट बताना सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही होने वाला है।
अगला हम लोग देख लेते हैं कि अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, यानी आफ्टर द रिएक्शन द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ग्रीन। पूछा गया है कि क्या ऐसा होगा, तो डियर आपको मैं बता दूं कि कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है और जैसे ही यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा तो फेरस सल्फेट का जो कलर हो जाएगा यह हरा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, हरा तोता। यहां भी सही स्टेटमेंट होगा। अगला दिया है कि लोहे की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या यह स्टेटमेंट आप लोगों को गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां बोला गया है कि लोहे की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऐसा नहीं है, कॉपर की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है तो यह रिप्लेस होता ही नहीं, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं कि यह अभिक्रिया अपचयोपचय का मतलब होगा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल, क्योंकि एक यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो क्या आप लोगों को समझ में आए? काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो रेलवे की सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनका चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने ऑप्शन नंबर थर्ड को इसके लिए सही जवाब माना। आप लोग अपनी कॉपी में इस ऑप्शन को जल्दी से लिख दीजिएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इनमें से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो आपको यहाँ पर विदाउट रिएक्शन ये ऑप्शन दिए गए, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, नमक को पानी में घुलना और जिंक को तनु H2SO4 में घुलना। हमें बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में ये लास्ट टाइम ग्रुप डी क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न सीधा पूछा गया था। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कैंडल बर्निंग, मोमबत्ती का जलना। देखिए किसी भी पदार्थ का जलना एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। मोमबत्ती जल रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, ऑक्सीकरण आकर जुड़ रहा है तो यहाँ ऑक्सीकरण तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं देख लेते हैं लोहे में जंग लगना। आपने अभी देखा कि आयरन के अंदर जब रस्टिंग होती है तो रस्टिंग होना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला दिया है सी ऑप्शन, यहाँ पर बोला गया डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में घुलना। देखिए किसी प्रकार की कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है कि नमक को अगर हम लोग पानी में घुल देते हैं तो किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। तो आपको बता देना है कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो किसी भी प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और अगर हम जिंक को तनु H2SO4 के अंदर डालेंगे तो जिंक इससे मोर कंपेयर होने या मोर रिएक्टिव होने की वजह से जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ भी ये रिएक्शन होगी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफी शानदार क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया गया, यानी CaCO3 यहाँ पर टूटकर CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। वही दूसरा दिया है, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखोगे तो CaCO3 सिंपली कंपाउंड जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज होके यानी कि ये टूट जाता है, अपघटित हो रहा है और CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इन सभी अभिक्रियाओं में देख लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ भी हम देखेंगे तो सोडियम के अंदर OH जुड़ रहा है और यहाँ MnCl2, अगर मैंगनीज क्लोराइड की बात करें तो क्लोरीन निकल रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ से निकल रहा है। ये सभी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो फोर्थ का ए हमने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर हमारे इस सेशन में है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने को लेकर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है। हर बार एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आपको बिना लापरवाही किए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखिए किस प्रकार हम लोग क्रोमीन की यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे।
तो K2Cr2O7 यानी जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है K2Cr2O7 में हमें निकालना किसका है, Cr की हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो डियर आप लोगों को जो इसके अनादर पोटेशियम और ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेज पर होता है और यहाँ पर 2 है, 2 इंटू +1 हम लोग कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन को फाइंड आउट करना, पर ये 2 यहाँ मोलिक्यूल है तो हम इसे 2 इंटू x मान लेंगे, क्लोरीन को हमने x मान लिया। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लस ये 7 है और 7 के साथ में यहाँ पर -2 के साथ में ऑक्सीजन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है 2 इंटू 1 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 टू 14 यानी -14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर 2x दिया है, ये 2 है, -14 है, तो -14 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और -12 इज इक्वल टू 0 यानी 2x का वैल्यू आ जाएगा +12 और यहाँ 2 से 12 को हम लोग सेटल करेंगे तो x का वैल्यू +6 यहाँ पर हमारे पास में रिमेन बचेगा। तो आपके पास में जो x का वैल्यू आया +6 आया और x हम लोगों ने क्रोमियम को माना था, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा +6 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड आउट करते हैं। आपको हर एक सेशन में मैं 2 या 3 क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या को लेकर भी आ रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। +6 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पूछा क्या गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इनमें निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बोला गया कि Zn प्लस कॉपर +2 यानी यहाँ पर जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेज में है और कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब इनकी रिएक्शन करवाई जा रही है तो यहाँ जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में, जब कोई एलिमेंट है 0 ऑक्सीडेशन स्टेज से +2 ऑक्सीडेशन स्टेज पर आ रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। आप बोलोगे कि जो जिंक है, जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या यह सही जवाब है? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेज से +2 ऑक्सीडेशन स्टेज पर पहुंच पा रहा है। वही अगर हम लोग कॉपर को डिस्कस करें तो आप लोग देखना यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में था और कॉपर अब जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेज पर आ चुका है, यानी ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज कर गई और ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज कर गई यानी कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। आपको मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाया था फर्स्ट सेशन में, आप जाकर देख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर उसी प्रोसेस को देखा। देखिए काफी अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, छोटी मोटी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आने वाली सभी एग्जाम्स बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स है जो हमें बनाना है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका मुकाबला इन्हीं क्वेश्चन के साथ होना है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक को Zn+2 आयनों में अपचयित हो रहा है। सबसे पहले देखिए कि क्या जिंक अपचयित हो रहा है, तो यहां हम देखें जिंक जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहां पर देखना है कौन सा कथन सही है, हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। अगला स्टेटमेंट देख लीजिएगा, जिंक को Zn+2 आयनों में ऑक्सीकृत किया जा रहा है। जो जिंक है उसे Zn+2 में ऑक्सीकृत किया जा रहा है, यानी जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही जवाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक समझिए कि क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला स्टेटमेंट देखो कि Zn+2 आयन आर ऑक्सीडाइज टू Zn, यानी Zn+2 आयन को Zn में ऑक्सीकरण, यहाँ पर तो Zn है और Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा यहाँ थर्ड ऑप्शन भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाने वाला है। अगला हमारे सामने है, अगला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। पूछा गया है कि कॉपर+2 जो कॉपर आयन है, आयन आर ऑक्सीडाइज टू कॉपर, यानी कॉपर+2 आयन कॉपर में, तो कॉपर+2 कॉपर में ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है डियर, अपचयित हो रहा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और बड़ी एग्जाम से ये टारगेट करने वाला क्वेश्चन माना जाएगा, तो बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आज के सेशन में टॉप लेवल के क्वेश्चन है सारे, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर काफी चर्चित क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए काफी मेहनत लगती है डियर ऐसे प्रश्नों को निकाल कर लेके आना
और आप लोगों के द्वारा लाइक की जो कमी होती है ये हमें डिमोटिव करती है। तो फटाफट अगर आप लाइक करना भूल गए, चैनल को लाइक जरूर किया करो। आपके लाइक से हम लोगों को केवल मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे के सेशन में एक विशेष प्रकार की एनर्जी मिलती है, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ अच्छे प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आए और आपके एग्जाम को थोड़ा आसान बना सके। देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोला गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4, यहां पर एक आयन दिया गया है PO4 -3 के साथ में, जिसमें हमें P के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। अगला देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO4 -2, SO4 -2 के अंदर हमें S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और क्या दिया गया है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr इन Cr2O7, Cr2O7 -2, यहां पर ये आयन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप इसको यहां पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यहाँ इस सिंबल का मतलब होगा ये पावर का नंबर है -2। इसमें हमें निकालना है Cr की, क्रोमिन की। ठीक है, कितना शानदार प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं, फटाफट इनको निकालना है। किस प्रकार इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप ध्यान पूर्वक मुझे देखिएगा। यहाँ पर P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मैं इसको x मान सकता हूँ, ये -2 के साथ में है हो तो हम 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, और जो भी पावर का नंबर होता है वो माइनस के इक्वल में आ जाएगा, यानी इक्वल में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये +3 उधर जाएगा तो x यहाँ पर हो जाएगा +8 -3, यानी -3 +8, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +5। तो हम लोग देखेंगे कि पहले ऑप्शन में PO4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो पहले में +5 आएगा, तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी और डी में +5 ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए अभी भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब SO4 में हम इसका देखते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -2 के साथ ऑक्सीजन है, तो हम 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -2 करेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 8 आ जाएगी, और x का वैल्यू यहाँ पर +6 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, +6 हो जाने वाला है। तो हम लोग देखेंगे दूसरे ऑप्शन में, देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, हमारे पास बचा है केवल एक ही ऑप्शन, +5 + 6। मैं एक और निकाल के दिखा देता हूं, Cr2O7 -2 में Cr की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x कंसीडर करेंगे, 2 का मल्टीपल हम x में करेंगे, कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 2 यहाँ ऑक्सीजन का हमें ध्यान रखना है कि -2 वैलेंसी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 2 14, यानी -14 इज इक्वल टू -2। हम क्या करेंगे, इस -2 को -14 को उधर ले जाएंगे, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 14। यहाँ से कितना हमारे पास बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर +12, और +12 यानी कि 2 से ये 12 डिडक्ट होकर बचेगा कितना, +6, यानी x की वैलेंसी यहाँ पर कितनी बची, फिर से +6। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी पूरा हमसे मैच हो रहा है, +5 + 6 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट स्टेटमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अब आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज प्रश्न काफी अच्छे लेवल के हैं, जो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको पूरा वीडियो देखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है, यानी यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो दोनों की तरफ बिहेव करे, ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड भी देके रखा है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भी देके रखा है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी देके रखा है। देखिए KClO3, KMnO4 और HNO3, अगर इन चार ऑप्शन की हम लोग बात करें तो इसमें जो H2O2 होता है, यानी इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है H2O2। ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरफ बिहेव करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाने वाला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा मुझे इस प्रश्न में आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ऐसे मुझे और भी आप मुझे कोई 5 नेम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, यानी इन दोनों का गुण एक साथ रखते हैं। तो आपको मुझे इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर
देना है। कमेंट करना ना भूले, क्योंकि ये इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है, तो आपको इनका जवाब मुझे बहुत अच्छे से देना है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, यानी ऑक्सीजन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ओनली। देखिए वैसे तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये -2 वैलेंसी के साथ में पाया जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्थायी बना लेता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी से, तो यह अपने आप को नियोन पर ले जा सकता है, और नियोन एक अक्रिय तत्व होता है जो स्थायित्व ग्रहण कर चुका होता है, तो यहाँ -2 के साथ मिलेगा। और एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न और यूनिक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या किसमें होगी। देखिए अब हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यानी OF2। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, स्ट्रॉन्ग विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋणात्मक तत्व। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना है कि फ्लोरीन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट अगर हम लोग पावर की बात करें तो फ्लोरीन के पास में जो पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनने का, वो कई गुना ज्यादा है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कैच करने की बात करें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर सकता है। तो आप कहोगे कि अगर हम इन दोनों पावरफुल एलिमेंट को एक साथ मिला दे तो कौन रेस जीतेगा, इस रेस को कौन जीत पाएगा, कि कौन अपने पास इलेक्ट्रॉन को बिठा पाएगा। मैंने कहा है कि फ्लोरीन के पास में इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ ये फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन नीड होता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा तो मैं बता देता हूँ 9, 2 और 7। तो 2 और 7 में हम 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, इसके पास एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो +1 ऑक्सीडेशन के अंदर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ यानी फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो +1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन से भी कई गुना ज्यादा पावर वाला एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ है, इसका नाम है फ्लोरीन। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो भी बदल सकती है, तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो सही जवाब हमारे लिए इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से भी ज्यादा पावरफुल है और नाइट्रोजन से भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे लिए BCD यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है डियर, आज के सेशन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बिल्कुल कॉपी होने वाले क्वेश्चन आज मैं लेकर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है। उपचयन, और उपचयन किसका नाम है? उपचयन नाम है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन में इन ऑक्सीडेशन किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया कि जब ऑक्सीकरण होता है तो वही कंडीशन पढ़ लीजिए, 6 कंडीशन जो मैंने आपको डे फर्स्ट में बताई थी, और उसी से ये प्रश्न बनेगा आपका कि क्या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो क्या हाइड्रोजन को दूर किया जाता है। सही स्टेटमेंट है। वही हम लोग देखेंगे किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा या धन, ये लाइन थोड़ा यहाँ नीचे ऐड हो गया है, किसी पदार्थ में धन विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा या धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो क्या ऑक्सीकरण होना मतलब विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना होता है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हमारे लिए तो केवल पहला स्टेटमेंट सही होने वाला है, यानी कि केवल ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं होगा देर कि ये रिडक्शन का एक स्टेटमेंट है कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने साथ जोड़ रहा है तो वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत होती है ऑक्सीकरण करवाने में। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए काफी शानदार लेवल के प्रश्न है, फिर से एक अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया कि उपचयन और अपचयन में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यानी कि आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। तो यहां बोला गया कि उपचयन, उपचयन का मतलब ही ऑक्सीकरण होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, ह्रास यानी कि हानि
होती है। तो क्या ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का हाथ होता है? तो बिल्कुल सही बात है। जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का लब्धि होता है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। यह भी सही स्टेटमेंट है। देखिए यहां पर बोला गया है कि यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? ऑक्सीडेशन में। ये सही स्टेटमेंट है। वेयर इज द रिडक्शन, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही स्टेटमेंट है, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। अगला अगर हम लोग देखें तो उपचयन में सही स्टेटमेंट मेरे लिए बिल्कुल हो जाएगा। तो कौन सा सही है यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग होंगे। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती तो लाभ नहीं होता, यहाँ से दान होता है। अगला हम लोग देखिए, उपचायक अपचयनांक को घटा देते हैं। उपचायक जो होते हैं ऑक्सीकारक एजेंट, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो उपचयनांक को घटा देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, किंतु अपचायक उपचयनांक को बढ़ा देते हैं। तो अपचयन करेंगे तो ये तो बढ़ाएंगे, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला है, उपचायक अपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक को घटाता है। तो आपके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का हानि होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं, काफी शानदार लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट का काम करेगा, जो ऑक्सीडाइज करवा देता है? तो आप यहाँ देखिएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 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 और जब भी इनमें आपको फ्लोरीन दिखाई दे आपको फ्लोरीन पर ही जाना है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो प्रॉपर्टी होता है वो काफी शानदार होता है इनके कंपेयर में, इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। पूछा गया है कि यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स घी इन्वॉल्व्स, पूछा गया है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वनस्पति घी होता है उसका निर्माण कैसे करवाया जाता है? तो वनस्पति घी का जो निर्माण होता है वो वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पतिक तेलों के द्वारा करवाया जाता है। होता यह है कि वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर गर्म करेंगे, हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाता है, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है। अब डियर स्टूडेंट, आपको खुद को समझना है कि जिस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, जिस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, वही हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन है। तो जो वनस्पति तेलों से हाइड्रोजन जोड़कर हमने वनस्पति घी बनाया, उसमें हमने अपचयन प्रक्रिया को दोहराया, यानी कि रिडक्शन को दोहराया, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का किसी के साथ जुड़ जाना अपचयन होगा। सही जवाब रिडक्शन इस आंसर हो जाएगा, यानी 13 के लिए सही जवाब। काफी कम स्टूडेंट्स को ये प्रश्न आते हैं, पर आप उन कम में से हो, क्योंकि आपको ये प्रश्न ऑलरेडी आते हैं और आपको आज ये समझ में भी आ गए। चलिए 14 क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत हो रही है, तभी आप लोगों को चैनल को लाइक करना है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर देख लेते हो, लाइक करने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्हें अच्छा पढ़ना है उनके लिए ये जो सेशन होगा बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला एग्जाम्स में। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बोला गया कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, यानी कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच, कैटलिस्ट क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, परंतु इसकी उपस्थिति मात्र से कोई अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आपको क्या करना है कि ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी ये जल्दी से रिएक्शन करवाने के लिए इनको मोटिव करेंगे। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रोक देते हैं, रोकेंगे नहीं डियर, ये तो बढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करते हैं, तो यहाँ हेल्प इन स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे ये ऑप्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देते हैं, यानी कि चेंजेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारा बी भी रॉन्ग हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटा देते, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको तब तक आंसर नहीं लगाना जब तक आप चारों ऑप्शन को ना पढ़ लो, एक आदत सा डाल लो, और ये आदत आप लोगों को एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सही करवा सकती है।
चलो, तो काफी मजा आया आज के सेशन में। अभी हमारे और भी प्रश्न बचे हुए, पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे। हाइड्रोजन के जलने से संबंध है। देखिए, आपको पता है कि जलना क्या है? तो जलना एक प्रकार का एक दहन हो जाएगा, और अगर दहन होता है तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन जलता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाना है। जलना, पेपर जलना, कागज जलना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बोला गया इनमें से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है? अब क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता है और -1 बनाता है, पर यहां बोला गया है, क्वेश्चन कुछ अजीब से क्वेश्चन है कि आपको देखना है, यही क्वेश्चन आपको वहां कंफ्यूज करते एग्जाम में। ऑक्सीकरण संख्या +1 दिखाना है, यानी क्लोरीन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ गया जो उससे पावरफुल है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ गया, तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो ऑक्सीजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि ऑक्सीजन को वहां पर मजबूरी में +1 देना पड़ा। ऐसे ही यहां पर हो रहा है कि यहां क्लोरीन के साथ उससे ज्यादा पावरफुल, अब क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें से कौन आ रहा है। क्लोरीन ऑक्साइड। तो डियर, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहां क्लोरीन क्या करवाएगा? +1 बनाएगा, यानी कि Cl2O बनेगा, क्योंकि क्लोरीन यहां +1 दे रहा है, इसको 2 क्लोरीन चाहिए, ये -2 करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड तो यहां नहीं होगा, हाइड्रोजन या पोटेशियम, बिल्कुल सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, और आपको समझ में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। डियर, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया, यानी कि अगर किसी के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए, तो आपके लिए अब ये हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न लग रहा होगा अगर आपने वो 6 स्टेटमेंट मेरे पढ़ लिए हैं जिनसे हम ये पूरा टॉपिक बना रहे हैं। तो ये 6 स्टेटमेंट हो जाएंगे कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ऑक्सीकरण तो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं जुड़ रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वहां हो जाएगा रिडक्शन। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑक्सीकरण। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आपने मेरे ऑक्सीकरण रिडक्शन के तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए, एक भी प्रश्न एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाना है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कोई चीजें नहीं आती है। और ये केमिस्ट्री के वो चैप्टर है प्रिय दोस्तों, जिनको बच्चे छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अभी तक इनके कॉन्सेप्ट सही से बन ही नहीं पाया विद्यार्थियों के अंदर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक एक नंबर आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है, एक एक नंबर आपको पीछे रख देता है, और एक नंबर हजारों की भीड़ में आपको आगे भी निकाल सकता है। इस एक नंबर के लिए ही तो लड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि एक नंबर ही तो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप एक नंबर अपना इंक्रीज करते हैं तो यकीन मानना दोस्तों, उस हजारों की भीड़ को आप पीछे करोगे एक नंबर से। क्योंकि आपको यही ध्यान रखना है, एक एक नंबर के लिए आप लोगों को जी जान लगा देना है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 18। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण यहाँ पूछा गया है, इन एनी रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग हो सकते हैं। अभी हमने देखा कोई भी प्रकार की रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीकरण अगर किसी एलिमेंट का हो रहा है तो अपचयन भी किसी का हो रहा होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रिया होती है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ये लगा देना है कि ये हो जाएंगे टुगेदर, यानी कि एक साथ। तो यहाँ बाकी हो जाएंगे अलग अलग, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले ऑक्सीकरण फिर अपकरण, ऐसा नहीं होता है। पहले अपचयन या बाद में ऑक्सीकरण, ऐसा नहीं होगा। दोनों, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई रिडक्स भी हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आज के सेशन का। अगला प्रश्न है, काफी शानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे बड़े प्रश्नों से डरना नहीं है, मेंटलिटी ये सेट कर लीजिए कि आप इन्हें सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास में कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट अगर है तो आपको एग्जाम डरा नहीं सकता, एग्जाम को आप डरा कर गिराओगे, यकीन मानना। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज करेक्ट। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमारे वही 6 टॉपिक फिर से काम आने वाले। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो ऑक्सीकरण में तो इसका अपोजिट होता है। ऑक्सीकरण में हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण और हाइड्रोजन को त्याग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आप वैसे ही हटा दीजिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, आप सही लगाओगे।
यहाँ बोला गया कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग, क्या इसमें दोनों त्याग होते हैं? नहीं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में ये कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बिना ऑप्शन के बता देता हूं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, ऑक्सीजन आके जुड़ता है और हाइड्रोजन को निकलना होता है, हमें इसी को ढूंढना है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ग्रहण, दोनों ग्रहण भी नहीं होंगे। अगर यहाँ दिया गया ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने और या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन एंड लूजिंग हाइड्रोजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को समझ में आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज का अंतिम प्रश्न है जो आप सभी के लिए होने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आज क्या क्वेश्चन है। बोला गया है होमवर्क में कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिडक्शन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग करना अपचयन है, या फिर यहाँ पर बोला गया है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। अब इनमें ये प्रश्न आपके लिए इजी रहेगा। एक छोटा सा आपसे डिस्कशन मुझे करना है, वीडियो को अभी बंद नहीं करना है, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अभी अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट सेशन की बात करूं तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप सभी इन वीडियो को बार बार देख लें अगर एग्जाम्स इजी बनाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं जितने भी पिछले एग्जाम्स में, जितनी भी पुराने एग्जाम्स में रेलवे के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या मैं उनकी एक श्रृंखला आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूं? जितने भी रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूं? और इनके में जितने भी सेट है, पर ये सेट आप लोगों को ध्यान रखना है मिक्स चलेंगे, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर क्या मैं आपसे ये डिस्कस करूं? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं उनको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। इन तीनों क्वेश्चंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन। फिर मैं आप लोगों को फिजिक्स सेपरेटली पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी आने वाली सभी एग्जाम ये हो जाए। तो आप लोग मुझे जल्दी से आज ही कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। क्या मैं रेलवे में जितने भी अभी तक के एग्जाम्स हुए हैं उनके सभी प्रीवियस क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दूं? तो ये सेशन मैं 1 से 2 दिन में आपके लिए स्टार्ट करूंगा और आपको इस सेशन को बहुत सारा प्यार देना है, ढेर सारा प्यार देना है, क्योंकि इस सेशन को आपको सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। यकीन मानिएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन है उनका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी होगा और जितने भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है मैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उनसे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आप इजीली बना दोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस में कंटिन्यू करूं, कि रेलवे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम से आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन को देखोगे तो आपका वो एग्जाम बहुत ही आसान बन जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। सभी लोग आज ही कमेंट करें और आज ही मुझे बता दें। कल एक और सेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर आने वाला हूं, उसके बाद में उस श्रृंखला को कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दे, अपना ओपिनियन दे कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ध्यान रहे, तैयारी ना रुके, तैयारी रेलवे की स्पीड से ही चलनी चाहिए जिस टाइप से आप लोगों को एग्जाम निकालना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपकी एग्जाम्स में उतने ही नंबर आपके अच्छे स्कोर होंगे। तो दोस्तों, वो सही समय है, ये सही समय है जिसका इंतजार आप लोगों को शायद काफी सालों से होगा। इस समय में आपको लूज नहीं होना है। इस समय में आपको अपनी पूरी की पूरी जान लगा देना है। आप सोना कम कर दीजिए, आप पढ़ना ज्यादा शुरू कीजिए। सोना उतना है जितना आपका जो माइंड है वो सेट रहे, बस, है ना। तो आप सभी चीजों को छोड़ोगे तभी जाकर आप लोगों को आगे के अचीवमेंट मिलेंगे। तो दोस्तों, सभी को मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी एग्जाम्स निकलवाने में, हम जो भी हेल्प कर सकते हैं आपकी हेल्प करेंगे। केवल और केवल आप लोगों को अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से अंजाम पर ले जाना है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो इस चैनल पर, और लाइक भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।